वातावरण और एक अनोखा माहौल के अंदर में। देखिए, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन की या अपने ड्रीम का जब नींव रखते हैं तो हमारा एक एम होता है, उद्देश्य होता है। हम लोगों ने जब विद्यालय की नींव रखी थी तो हमारा उद्देश्य था कि एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो विश्व में हो रही घटनाओं के प्रति सजग और सचेत हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ उनका चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए स्पोर्ट्स, साइंस एग्जीबिशन, कंप्यूटर लैब, साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब जो कल आप लोगों ने विजिट किया, देखा भी कि बच्चे किस तरह से उसको कर रहे हैं और खुद से प्रैक्टिकल करके उसको एंजॉय कर रहे हैं। प्रैक्टिकल उनके लिए कोई बोझ नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने बच्चों को मुहैया कराई। साथ ही एनसीसी की सुविधा भी बच्चों को हमने दी। एनसीसी लाने से एक फ़ायदा हमने देखा बच्चों में कि गर्ल्स में एनडीए के प्रति रुझान बढ़ा कि मुझे एनडीए में जाना है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और वैसे भी एनसीसी का जो एम था गवर्नमेंट का, जब उसकी स्थापना हो रही थी तो वो सेकेंड लाइन आर्मी के रूप में था। ईश्वर न करे कभी मतलब कंट्री में हमारी आपदा आती है तो उन कैडेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली लाइन जब मैंने बोली थी कि हो रही घटनाओं के प्रति सजग और सचेत हो, उसमें हमारा एनसीसी हमें काम देता है। आपने बाल वाटिका में देखा कि बच्चों को कैसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड से हम लोगों ने पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है। हम बच्चों को यहाँ भी लाते हैं, लाइव भी एजुकेशन हम लोग देते हैं, प्लांट्स का, लीव का, टॉयज़ का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और खेल खेल में पढ़ने की उनको व्यवस्था करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग में कल देखने को मिला बाल अदालत जी। मतलब ये अलग अलग थीम होता है कि केवल उसी तरीके से आप लोग? अलग अलग थीम होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों को वीकली इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ तो बराबर कराई जाती है। साइंस लैब वगैरह रेगुलर चलता है या मतलब कुछ? नहीं, साइंस और चूंकि वो बाल वाटिका में नहीं चल सकता है, सीनियर क्लासेस में साइंस लैब रूटीन के अनुसार बराबर चलता है। म्यूजिक की क्लासेज जो है वो बच्चों को लेना पड़ता है, अनिवार्य है या मतलब कि कुछ अलग? नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ कंप्यूटर, म्यूजिक और पेंटिंग तीन हैं। तीन में से कोई एक आप ले सकते हैं। उनके विवेक पे निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ही नेसेसरी है कि आपको लेना है। आपके यहाँ जो कंप्यूटर साइंस के जो छात्र छात्राएं हैं वो तो पढ़ाई कर ही रहे, काफ़ी एडवांस तरीके से पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज तक सीख रहे हैं, एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मतलब उनके लिए प्रोफेशनल टीचर वगैरह ये सब आप लोगों ने रखा है अपने हाथों? हाँ, रखा है। तभी तो कल आपने बात किया होगा तो देखा होगा कि बच्चे किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, और जो उनके सिलेबस में है मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जानकारी बच्चों ने हासिल कर रखी है। सीबीएसई स्कूल है लेकिन यहाँ देशभक्ति का सबसे ज़्यादा कार्यक्रम देखने को मिलता है और देशभक्ति नारों के साथ आपका शुरुआत भी होता है विद्यालय का पूरा सब कुछ। देखिए, अगर मैं बराबर बोलती हूँ कि हमारा देश है तो हम हैं, तो देश के प्रति आस्था अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों के मन में बोते हैं तो वही जाकर बड़े होकर उनके व्यक्तित्व में शामिल होता है और वैसा काम करना जो हमारे देश के हित में हो, हमारे समाज के हित में हो। और दूसरी चीज़ है, मैं खुद एनसीसी कैडेट्स रही हूँ और आरडीसी मैंने ज्वाइन किया था 94 में। तो एक ड्रीम मेरा ये भी था कि हमारे स्कूल में भी एनसीसी हो। हालांकि उसके लिए हमको तकरीबन 3 साल प्रयास करने पड़े, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल कहें तो मिलता है। तो हमें मिला और मुझे बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में उसका अच्छा ये मिला है, क्योंकि जो पहले के सीनियर बच्चे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चों को एनसीसी से फ़ायदे मिले हैं। जो अपने अभिभावक जो हैं, आपके वीडियो जो देख रहे हैं, आपके छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए आखिरी मैसेज क्या देंगे मैम? बच्चों के अभिभावक के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज सोशल साइंस का ज़माना आ गया, आईटी का क्षेत्र आ गया है और हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो सोशल मीडिया पे बच्चे थोड़ा एक्टिव रह रहे हैं, तो एकदम काटा भी नहीं जा सकता है उन बच्चों को, लेकिन बच्चे क्या देख रहे हैं इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के दिमाग में परिवर्तन जो है वहीं से आता है। तो हमारे बच्चे पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को देखें, जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं सिलेबस में उसको देखें सोशल मीडिया के माध्यम से, न कि किसी और चीज़ों को देखें। और बच्चों को समय से विद्यालय भेजें और उनकी रूटीन को फॉलोअप करवाएं और वही सोशल मीडिया पे नज़र रखें। धन्यवाद मैम। 2 दिनों से आप लोग लगातार विद्यालय के वातावरण को देख रहे हैं। आप लोग
विद्यालय के साइंस लैब में भी गए, कंप्यूटर लैब में भी गए, लाइब्रेरी में भी गए, हमारे बाल वाटिका में भी गए और टोटल वातावरण को आप लोगों ने खुद से देखा, जांचा, बच्चों से बात की, शिक्षकों से बात की। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे विद्यालय के बारे में कोई परिचय देने की ज़रूरत है। वैसे भी संभावना विद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी और स्थापना के 6 महीने के बाद ही भोजपुर जिले में जो पूर्णतः संस्थापित विद्यालय थे उनमें संभावना विद्यालय ने अपना स्थान बना लिया था। आज की अगर बात करूं तो अपने मुंह से कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि संभावना भोजपुर में बोर्ड परीक्षाओं में नंबर 1 रिजल्ट देता है। हम प्रतिवर्ष कक्षा 10th और 12th के बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर देते हैं। सर अभी एडमिशन का सेशन है, एडमिशन को लेकर क्या कुछ है इस विद्यालय में, इसके बारे में? देखिए, एडमिशन की जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है तो हमारे यहाँ नामांकन जांच परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसमें छात्र छात्राएं बैठते हैं और जो उत्तीर्ण होते हैं उनका हम लोग नामांकन लेते हैं। अब है कि भाई नामांकन जांच परीक्षा 1 जनवरी में होती है, फरवरी में 23 फरवरी को दूसरा नामांकन जांच परीक्षा है। उसमें बहुत सारे अभिभावकों ने अप्लाई किया है, उनकी बच्चों की परीक्षा होगी और उसमें जो उत्तीर्ण होंगे उनका नामांकन होगा। जहाँ तक छोटे बच्चों का, बाल वाटिका में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक के बच्चों का कोई टेस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। उसमें गार्जियन के जो अभिभावक आते हैं बच्चों के बारे में बताते हैं कि मेरा बच्चा ये जानता है, उसके आधार पर एक अनुमान लगाकर उसका हम लोग क्लास निर्धारित करते हैं कि ये बच्चा प्रेप के लायक है, LKG के लायक है, UKG के लायक है, 1 के लायक है और उनका हम लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। सर आज के समय में कुछ जगह क्लासरूम काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, AC हो गए हैं। आपके यहाँ सर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्लासरूम में AC वगैरह तो है नहीं, फ़ैन है, तो ऐसे में क्या लगता है कि बच्चों को वातानुकूलित माहौल में पढ़ाना ज़रूरी ज़्यादा चाहिए AC वाले रूम में? देखिए, हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है और अभी महाकुंभ लगा हुआ है। आप ट्रेन में देख रहे हैं ना कितना ठेला ठेली मारामारी मचा हुआ है। हम अपने देश में वैसे बच्चों को तैयार करेंगे जो हर परिस्थिति में खड़ा हो सके, उनको कहीं भी ये नहीं लगे कि हम थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। अगर हम AC क्लासरूम में, AC बस में बच्चों को बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, वो कैसे बच्चे तैयार होंगे? आप सोच के देखिए, हमारे देश में ट्रेन के टिकट के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए, गैस लेने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, हर चीज़ के लिए लाइन लगना है। यानी भी और भी कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रहा है तो देश की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से आपके नागरिक रफ टफ होने चाहिए। ये नहीं कि AC कल्चर के बच्चे होंगे, आगे चल के वो क्या कर सकते हैं। ये आधा घंटा धूप में खड़ा करा दीजिएगा वो गिर जाएंगे। तो हम लोग बच्चों को मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, हम सुविधा देते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ बहुत बढ़िया लैब की व्यवस्था है, बहुत विशाल पुस्तकालय की व्यवस्था है, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, खेल कूद सारी व्यवस्थाएं हैं। कक्षाओं का भी आप लोगों ने लिखा, हर कक्षा में 5 से 6 फैन लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। बच्चों की संख्या 3000 है, उसके अनुसार में कक्षाएं भी काफ़ी हैं और हमको नहीं लगता है कि हमको AC लगाने की ज़रूरत है। मूलभूत सुविधा हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। सर आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, बच्चे ग्राउंड में पालथी मारकर बैठते हैं। पालथी मारकर बैठना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज के समय में हर कार्यक्रम में आपके बच्चे जो पालथी मारकर बैठते हैं, वो क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि हम लोग शुरू से ही बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि अपने ज़मीन से जुड़ के रहो, अपनी धरती से जुड़ के रहो। आज अभी बच्चे छोटे हैं, अभी से ही उनको सोफा और कुर्सी की आदत हम लगा देंगे और उनको कहीं ज़मीन पर बैठना पड़े तो नहीं बैठ पाएंगे। आप देखे होंगे आर्मी और पुलिस की बहाली जब निकलती है तो मैदान में किस तरह से बच्चों को मैदान में बैठाया जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, PT होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बच्चों को ये मानते चलते हैं कि हम जो उनको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए वो IAS IPS नहीं बने, कम से कम सेना में चले जाएं,
और नहीं तो राज्यों के पुलिस में चले जाएं। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दें, बच्चों को रब तक बनाए। ये नहीं कि हम उसको एकदम इतना कोमल बना दें कि उसको कहीं भी खड़ा होने में तकलीफ हो। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ कई तरह की एक्टिविटी भी चल रही है, जो हमने पिछले 2 दिनों में कवर भी किया उसको। देखिए, संभावना विद्यालय शुरू से ही अपनी स्थापना काल से ही एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में चला है। जब से विद्यालय की स्थापना हुई है, क्योंकि मैं भी एक रंगकर्मी रहा हूँ और अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, यहाँ की प्रिंसिपल भी अपने सामाजिक जीवन में रही हैं और बहुत सारे चीज़ों में रहती हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चे वोकल तब होंगे जब उनको हम वैसा माहौल देंगे। आप देखते होंगे हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों 2 महीना पहले रजत जयंती समारोह मनाया गया था। 45 दिवसीय कार्यशाला चलाई गई थी। उस कार्यशाला में हम लोगों ने रंगकर्म, नृत्य, लोक नृत्य, गायन वादन, खेलकूद, हर चीज़ की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था और कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों को बताया था। तो बच्चों को वोकल बनाना मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य होता है और हम बराबर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे रक्षाबंधन हुआ तो हम राखी मेकिंग वर्कशॉप लगा देंगे, दीपावली आया तो हम मोमबत्ती कैसे बनाएंगे, दिया कैसे बनाएंगे, बच्चों को सिखाते हैं। इस तरीके से अपने संस्कार और संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं उनसे हमारे बच्चे जुड़े रहें। अब जैसे छठ पर्व आता है तो हम बच्चों में छठ गीत प्रतियोगिता करवाते हैं ताकि हमारे बच्चे अपने संस्कृति से, संस्कार से जुड़े रहें। तो संभावना स्कूल के और कितने ब्रांच है अभी? देखिए, संभावना स्कूल का एक और ब्रांच है मौलाबाग में, संभावना पब्लिक स्कूल, वहाँ पर स्कूल है। हालांकि यहाँ पर भी हम नर्सरी से ही पठन पाठन करते हैं और यहाँ कक्षा 12 तक पठन पाठन होता है। हमारे मौलाबाग वाले ब्रांच में संभावना पब्लिक स्कूल में प्ले ग्रुप की पढ़ाई होती है। वहाँ कक्षा प्ले ग्रुप से 5 तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अभी सर कितना सीट रिक्त है वो? देखिए, हमारे पास हर साल 200 से 250 सीट रिक्त होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से हर साल 250 से 300 बच्चे 10th 12th करके निकलते हैं। तो जितना बच्चे निकलते हैं उतना ही सीट खाली होता है। लगभग 800 से 1500 फॉर्म हर साल गार्जियन हमारे एडमिशन फॉर्म ले जाते हैं स्कूल से। उसमें से टेस्ट लेने के बाद हम 250 से 300 वाला एडमिशन प्रति वर्ष लेते हैं। कैसा रहा सर पिछले वर्ष का 10वीं और 12वीं का परीक्षा फल, कितना प्रतिशत रहा? देखिए, हमारे यहाँ पिछले जब से एप्लीकेशन मिला है उसके अगले साल से लगातार 100% रिजल्ट हम दे रहे हैं। पिछले साल का रिजल्ट ये करें तो हमारे यहाँ से लगभग 25 बच्चे 90+ मार्क्स लाए थे। कक्षा 12th में अस्मिता कुमारी 97.8% लाकर भोजपुर टॉपर बनी थी, बिहार में भी उसका स्थान था। उसके पहले क्लास 10th में आर्यन कुमार 98.8 लाकर टॉपर बना था। तो इस तरीके से रिजल्ट की जहाँ तक बात करते हैं, 10th 12th का रिजल्ट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया आता है। और हमारे यहाँ 12th क्लास में आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी है, तीनों में बच्चे पढ़ते हैं। वैसे अभिभावक जो बच्चे आपको अपना नाम लिखाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सलाह होगा, किस तरीके से होगा? देखिए, उनके लिए मेरा यही सलाह है कि आप पहले ये मन बनाएं कि आपको अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देनी है। अगर आपको संभावना में अपने संस्कार और संस्कृति के साथ बच्चों को पढ़ाना है तो आप संभावना में आ सकते हैं। संभावना में नामांकन की प्रक्रिया है। आप पहले यहाँ कार्यालय से एडमिशन फॉर्म लें, फॉर्म को भर के जमा करें और जो तिथि नामांकन जांच परीक्षा की आपको बताई जाएगी उस तिथि पर बच्चों को लेकर विद्यालय में आएँ। 2 घंटे की एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में बच्चे बैठते हैं और अगले दिन उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है।
जो बच्चे पास करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उनका हम लोग नामांकन लेते हैं। सर, जिले में कई CBSE संस्कार और संस्कृति और अनुशासन इस तरह की बातों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। देखिए, उन्हें मैं अपनी सभ्यता से जोड़ा जाए। संभावना विद्यालय इसमें हमेशा से देखिए, हम दूसरे विद्यालयों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ। मैं खुद, आप लोग मुझे जानते हैं, जब मैं छात्र जीवन में था उसी समय से संस्कृत कर्मी, रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल भी छात्र जीवन से ही समाज सेवा, रंगकर्म और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग जिस संस्कार और सभ्यता को ग्रहण किए हैं, उसी को लेकर हमको आगे जाना है। और CBSE स्कूलों में आप देखते होंगे, बहुत सारे स्कूलों में क्या भाई, तुम कैंपस में हिंदी में बात नहीं करोगे, भोजपुरी में बात नहीं करोगे, ये सब बात नहीं है। आप हमारे बच्चों से बात किए होंगे, देखे होंगे, हमारे बच्चे जितना बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं उतनी ही बढ़िया हिंदी बोलते हैं और उतनी ही बढ़िया भोजपुरी भी बोलेंगे। तो ये हम लोग संस्कार देते हैं। भोजपुरी मातृभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी जानना सबके लिए जरूरी है। इसलिए तीनों भाषाओं का सम्मान करना है, अपनी मातृभाषा का, अपनी राष्ट्रभाषा का, और अंग्रेजी को भी उतना ही प्रमुखता देना है। हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे अंग्रेजी बच्चे जाने, वो अंग्रेज नहीं बने, अपने संस्कार से बस लैंग्वेज के लिए उन्हें जानकारी तक हो सके। क्योंकि विश्व की भाषा है अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी बच्चे नहीं जानेंगे तो फिर मतलब विद्यालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि सिर्फ भाषाई ज्ञान नहीं, उनमें वो एक सभ्य नागरिक के लिए जो ज्ञान होना चाहिए उसको विचारोपण करना है। विद्यालय का उद्देश्य यही है कि बच्चे अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी सारी भाषाओं को जानें, लेकिन अपने संस्कार और सभ्यता में रहकर सीखें और आगे बढ़ें।